दादा, आप जिस पार्टी में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव के दौरान खूब खरीद फरोख्त कर सकती है, पैसों का धनबल का प्रयोग हो सकता है? ये सब जो बात सामने आ रहा है ये सब अफवाह है, गलत है। अमित शाह ने जो फैसला लिया है, कमेटी का गठन किया है, उससे आपको क्या लगता है एक तरह से क्या कमर वाकई टूटेगी जो जिस कथित बांग्लादेशी घुसपैठ का आप जिक्र बार बार संथाल परगना में करते रहे हैं? वो जहाँ से हम निकला, हम एक हमारा विचार में आया है कि भारतीय जनता पार्टी में रह के ही इस बात को हम बोल पाएंगे, आने वाला दिन इसमें हम सफल होंगे। इतना लंबा आपके पास अनुभव रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति का, वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर किस तरह की बातें होती हैं? क्या वे लोग स्वीकार करते हैं अंदर ही अंदर अपनी बैठकों में कि भाई नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, और कैमरे के सामने आकर कहते हैं कि नहीं कोई घुसपैठ नहीं हो रहा है? पार्टी अंदर से क्या सोचती रही है पहले से, और अब चूंकि वो तो हम लोग सामने से देख ही रहे हैं कि पार्टी या पूरा गठबंधन ही जो है इसे सिरे से नकारता रहा है, आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा है? जो आंदोलन के समय जो एजेंडा हम लोग तय करके आगे बढ़े थे जी, वो एजेंडा को छोड़ दिया है। लेकिन आज चंपाईदा क्या सोचते हैं? क्या डिलिस्टिंग का मुद्दा बिल्कुल सही है और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बहुत कुछ विचार विमर्श कर रही है? आप उस जगह में जाके आपको बिना हल चला के आपको अनाज मिलता है तो आप रहिए ना, आपको कौन आपको रोक रहा है? लेकिन अब इधर रिजर्वेशन तो मत लो। जो विपक्ष में वो तो कहते हैं भाई कि अगर मेरी इच्छा है कि भाई अब हमको मुसलमान बनना है, अगर वो एक तर्क देते हैं कि अगर हमको मान लीजिए कि धर्मांतरण का अधिकार तो संवैधानिक अधिकार है मेरा, हम धर्म अपना परिवर्तन कर लें, हम किसी भी धर्म को माने, इसमें किसी को क्या लेना देना। तो अगर वे आदिवासी से ईसाई बन रहे हैं तो उसमें आप लोग को क्यों तकलीफ है? ये उनका सवाल। ये आदिवासी जो हमारा पूर्वजों का जो हजारों साल से जो बलिदान हुआ है, ये लोग मिटाने चाह रहा है उस इतिहास के पन्नों को। इतने मुख्यमंत्रियों की, पूर्व मुख्यमंत्रियों की पार्टी है, लेकिन आपकी पार्टी में, आपकी पार्टी को लेकर जब तस्वीरें आती हैं धनबाद से, तब वहाँ ढुल्लू महतो वर्सेस संजीव सिंह वर्सेस रागिनी सिंह की लड़ाई देखने को मिल रही है। सड़कों पर कार्यकर्ता जो हैं एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। थोड़ा उधर आगे बढ़िए तो हजारीबाग से तस्वीरें आती हैं कि मनीष जायसवाल और प्रदीप प्रसाद जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। हालांकि अब उनके दोस्ती की को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। मतलब या तो पार्टी विद अ डिफरेंस का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी, देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहने वाली पार्टी, अब वो आपसी झगड़े में दिख रही है और सिर्फ फुटबॉल की तस्वीरें जो हैं वो सार्वजनिक हो रही हैं। होता है ये सब, उसी तरह का थोड़ा बहुत होते रहता है, ये सब में कोई मुद्दा नहीं है। नमस्कार, प्रणाम। द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि अगले महीने ही, यानी कि अगले महीने की 18 तारीख को झारखंड के 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। मसलन की एक सीट जो शिबू सोरेन की सीट थी, गुरुजी की सीट थी, वो सीट उनके निधन के बाद खाली हुई, तो उस सीट पर चुनाव होने हैं। दूसरी एक सीट जो है वो दीपक प्रकाश के, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद की समयावधि पूरी होने के बाद एक सीट खाली हुई है। यानी कि कुल 2 सीटों पर, झारखंड की राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। तमाम तिगड़मबाजियां हैं, तमाम तरह की रणनीतियां हैं और तमाम तरह के दावे प्रतिवादे हैं। लेकिन इन सब के बीच यही कहा जा रहा है कि महागठबंधन जो है वो दोनों सीट जीत लेगा। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो दावे के साथ यह कह रही है कि हम दोनों ही सीटों पर जीतेंगे और कम से कम एक सीट पर हमारी जीत तो होगी है। कई बार जिक्र जो है वो परिमल नाथवानी जी का आता है, लेकिन कई बार जो है अलग अलग हवाले से इस बात का भी जिक्र है कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना कैंडिडेट उतारेगी, बोरो प्लेयर नहीं आएंगे। इसके अलावा, यानी कि राज्यसभा चुनाव के अलावा भी बाकी राज्य के समसामयिक मुद्दों पर हम विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाईदा हमारे साथ हैं। चंपाईदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फोर्थ पिलर। जी, आपका चैनल को भी हम बहुत बधाई देंगे। जी दादा, राज्यसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां बढ़ी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि भाई हम लोग बहुत इंटैक्ट हैं और 28 जो एक सांसद को जिताने के लिए जो वोटिंग चाहिए वो हमारे पास है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी, कहा कि भाई सीबीआई को, बाकी तमाम एजेंसियों को आप एक्टिवेट रखें क्योंकि हमें डर लग रहा है कि बीजेपी यहाँ खरीद फरोख्त का काम करेगी। दादा, आप जिस पार्टी में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव के दौरान खूब खरीद फरोख्त कर सकती है, पैसों का धनबल का प्रयोग हो सकता है, ये सब जो बात सामने आ रहा है ये सब अफवाह है, गलत है। ये एक बड़ा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अब बड़ा पार्टी अपना दल के अंदर बैठ कर के निर्णय लेते हैं हम, और राजनीतिक दल होने के नाते
कोई भी चुनाव आने से राजनीतिक दल का दायित्व भी बनता है उसमें भाग लेने का। जी। और यही है, इसीलिए कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा उतावले में नहीं आना है। राजनीतिक दल है, सबसे बड़ा दल है। आज चुनाव, कोई भी चुनाव हो देश के अंदर में, उसमें भाग लेने का दादा आप उचित समझते हैं। दादा आप लोग दावा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दावा करिए कि भाई हम हर हाल में सीट जीतेंगे, तो ये नंबर गेम समझ नहीं आ रहा है कि आपके पास जब वो आंकड़े नहीं हैं तो आप कैसे चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, हमारा यहाँ बड़ा दल है, चुनाव समिति भी है, कोर कमेटी भी है और विचार किया जा रहा है। जी, अभी रणनीति बन रही है। ठीक। दादा कल ही 26 मई की शाम देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि भाई एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जा रहा है और इस कमेटी का उद्देश्य जो है वो देश के अलग अलग भूभाग में जहां असामान्य तरीके से डेमोग्राफी में चेंज आया, बदलाव आया, वहाँ जाकर कमेटी जो है वो फैक्ट फाइंड करेगी, वहाँ पड़ताल करेगी कि भाई आखिरकार वहाँ डेमोग्राफी में बदलाव कैसे आया। मसलन कि जिस संथाल परगना का जिक्र आप बार बार करते हैं या आपकी पार्टी करती है, वहाँ ये बार बार कहा जाता है कि भाई आदिवासी निरंतर वहाँ घटे हैं और कथित बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। अमित शाह ने जो फैसला लिया है, कमेटी का गठन किया है, उससे आपको क्या लगता है, एक तरह से क्या कमर वाकई टूटेगी जो जिस कथित बांग्लादेशी घुसपैठ का आप जिक्र बार बार संथाल परगना में करते रहे हैं? जैसे इस कमेटी गठन किया जी, हम जो अपना उसको हृदय से हम स्वागत कर लिया कि जो हम एक समय झारखंड आंदोलन के रूप में हमारा परिचय था, उस पार्टी को भी बड़ा मजबूत के बनाने में हमारा बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। आज जब यही उद्देश्य था मेरा दल से दूसरा दल में आने का, हमने देख चुका था जो उस दल में रहा कि इस बात को हम नहीं बोल पाते। जो संथाल परगना में जो डेमोग्राफिक जो बदल रहा है, आदिवासी का जनसंख्या घटते जा रहा है, मूलवासी का जनघनत्व घटते रहा है और एक समुदाय का बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। संथाल परगना या छोटानागपुर टेरिटरी एक्ट पूरा राज्य के अंदर में है जी, और ये कानून रहते हुए भी पूरा संथाल परगना में इतना बदल गया है, तो उसी में अंदाज हो गया कि अब ये ज़रूरी है। नहीं तो यहाँ का जो हमारा हजारों साल से इतिहास रहा है, संघर्ष हमारा पूर्वजों ने जल जंगल ज़मीन को लेके ही किया है। और उसका बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद जैसा आदमी भी स्वीकार किया कि आदिवासी कोई किसी का स्वीकार नहीं करेगा, चाहे अपना कुर्बानी दे देगा, बलिदान दे देगा, लेकिन किसी का सामाजिक व्यवस्था या किसी तरह का वो स्वीकार नहीं करेगा। तब जाके संथाल परगना बना, तब जाके संथाल परगना कसकरी अधिनियम बना। और ये होने के बाद जब वहाँ पर कोई ज़मीन ले रहा है, वहाँ का एक समुदाय का बड़ा जनसंख्या बढ़ते जा रहा है और वहाँ का सामाजिक व्यवस्था का ढांचा को चूर चूर होते जा रहा है। इसीलिए हमने वो जहाँ से हम निकला, हम एक हमारा विचार में आया है कि भारतीय जनता पार्टी में रह के ही इस बात को हम बोल पाएंगे, आने वाला दिन इसमें हम सफल होंगे। दादा आप दशकों से आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आप राजनीति करते रहे, आप आंदोलन में सक्रिय रहे, गुरुजी के साथ आपने कदम बढ़ाया और आपने हेमंत सोरेन के उभार को भी देखा और साथ साथ उनके साथ भी आप रहे, उनको भी आपने मार्गदर्शन दिया। मैं एक राजनीतिक विज्ञान के एक छात्र के स्तर पर भी मैं आपसे समझना चाहता हूँ
कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस जब ये सीधे तौर पर दरकिनार करती है कि भाई कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुआ, तब मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इतना लंबा आपके पास अनुभव रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति का, वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर किस तरह की बातें होती हैं? क्या वे लोग स्वीकार करते हैं अंदर ही अंदर अपनी बैठकों में कि भाई नहीं बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, और कैमरे के सामने आकर कहते हैं कि नहीं कोई घुसपैठ नहीं हो रहा है? पार्टी अंदर से क्या सोचती रही है पहले से, और अब चूंकि वो तो हम लोग सामने से देख ही रहे हैं कि पार्टी या पूरा गठबंधन ही जो है इसे सिरे से नकारता रहा है, आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा है? देखो, दल जो बना था जी यहाँ का आदिवासी मूलवासी का अस्तित्व अस्मिता को बचाने के लिए, है ना? जी दल उसी लिए बनाया था। और पार्टी का पहला एजेंडा रहता था कि सेंटी एसपीटी एक्ट विल कंसर्न रूल को हम लोग सख्ती से लागू करेंगे। ठीक। लेकिन ये भी लागू कहीं नहीं दिख रहा है। सीएनटी एक प्रभावित हो रहा है, सीएनटी एक उल्लंघन हो रहा है, उसके लिए कभी गठबंधन सरकार कभी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे समझेंगे वो जो आंदोलन का समय जो एजेंडा हम लोग तय करके आगे बढ़े थे, जी वो एजेंडा को छोड़ दिया है। नहीं तो संताल परगना में इस तरह का नहीं होता, कि रांची शहर इस तरह का नहीं होता, ना लोहरदगा इस तरह से होता, ना जमशेदपुर इस तरह से होता, ना धनबाद, ना गिरिडीह इस तरह से होता। क्यों आदिवासी का जनसंख्या घट गया, मूलवासी का जनसंख्या कैसे घट गया? कभी इसका पीछे में समझने का प्रयास नहीं किया या जान के प्रयास नहीं किया, सिर्फ वोट बैंक का राजनीति में चल गया। यहाँ का आर्थिक स्थिति क्यों कमजोर हो गया, यहाँ का सामाजिक व्यवस्था क्यों बिगड़ते जा रहा है? कारण यही है, जिस उद्देश्य से उस गठन किया गया था जेएमएम को, अरे भी वो जो फाउंडर जितना है सब हट चुका है ना? इसी तरह पूरा, है ना, पूरा राज्य में डेमोग्राफी बदलते जा रहा है। पूरा राज्य में, नॉट संताल परगना, पूरा राज्य में। इसलिए जो कल देश का गृह मंत्री ने जो समिति गठन किया, हमने बड़ा हृदय से हमने स्वागत किया कि हमारा जो आवाज़ हमने उठाया था वो आवाज़ आज देश के अंदर देश के गृह मंत्री उसको समझ लिया है। आज विशेष करके ये आदिवासी बहुल इलाका है झारखंड प्रदेश, मूलवासी बहुल एरिया, और दूसरी है यहाँ खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, जंगल जमीन से भी भरा हुआ प्रदेश है। और इसमें यहाँ का ना आदिवासी आज सुखी संपन्न हो सका, ना मूलवासी सुखी संपन्न हो सका है। देश आज़ाद होने के बाद 1950 में संविधान लागू हुआ और 1952-56 से कंटिन्यू झारखंड प्रदेश में विस्थापित का झेल लिया है। चाहे आप मैथान, पंचायत, मसंजोर, बोकारो स्टील प्लांट, चाहे एचएसी, चंडिल डैम, पूरा लाखों परिवार 52 से 64 तक के बीच में विस्थापित हो गया। यहाँ का और जो जिसके लिए जमीन लिया उसके लिए उपयोग भी नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा है, अभी रांची में हम लोग है, एचएसी 7000 एकड़ अधिग्रहण हुआ। प्लांट कितना में बना? 500 एकड़ कुछ में बना। अरे भी तो ताज्जुब हम तो हो गया, क्या गठबंधन सरकार का सोच है? जमीन अधिग्रहण का राज्य सरकार करते हैं, तत्कालीन बिहार सरकार किया था।
और यही राज्य सरकार भी जिसका अधिग्रहण जमीन कोई उद्योग को दिया था उससे खरीद रहा है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट उससे खरीद रहा है। ये किस दिशा में चल रहा है राज? अरे राज का, ये राज्य सरकार का अधिकार है जमीन, किसी को दे सकता है, किसी से वापस ले सकता है। इसलिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम है। जी। एसीसी से भी 500 एकड़ भी ले रहा है, पहले ले चुका है 500-600 एकड़। वो कैसे हो सकता है शेड्यूल एरिया में एचईसी जमीन का ओनर? आपने कुछ विकास के लिए, उद्योग के लिए आपने दिया था, वो भी 7,000 एकड़ आपने दिया था और 500 एकड़ में ही अपना प्लांट बैठाया था। बाकी जमीन तो राज्य सरकार का, जब उसको उपयोग नहीं होता है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम कहता है एक तो उस रैयती को लौटा दीजिए, और भूमि अधिग्रहण अधिनियम ये भी कहता है यदि आप नहीं लौटा रहे, आप दूसरा नेचर चेंज रह रहा है, उसको उद्योग से दूसरा चीज में आप चला रहा है, तो उस रैयत को 40% अभी का रेट से आपको पैसा देना होगा। ये तो व्यवस्था कर रहा है। इन मुद्दे पर आपको लग रहा है कि सरकार काम नहीं कर रही? अरे ये तो व्यवस्था के अंदर की बात आपको बता रहा है। सरकार कैसे करके उसको ओनर बन दिया एचईसी को? अरे वहाँ का ओनर तो कोई एक जमीनदाता था जिसको आपने भूमिहीन किया है। राज्य सरकार उस जमीन को तो लौटा सकता था, नियत यदि साफ रहता। आपने 500 एकड़ ही आपने एचईसी को प्लांट यूज किया है, बाकी तो पड़ा, और उसको आपने भी कोई बड़ा एजेंसी को आप दर मुलाई कर रहे हो, कहीं एचईसी से आप पैसा दे के खरीदने चाह रहे हो, फिर स्मार्ट सिटी बनाओगे। तो आपका भूमि अधिग्रहण अधिनियम क्या कहता है? यदि आपका रेट जो आपने कभी लिया था 200-300 रुपया में एकड़ में, ये भी आप डिसमिल में 5-10 लाख आप दे रहे हो। यदि आप दे रहे हो किसी को, नेचर बदल सकता है सरकार का, राज्य सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र है, तो आपको उस मूल रैयती का, उस जमीन का, उस पीढ़ी से पीढ़ी आ रहा है, उसको खोज करके आपको 40% अभी देना होगा, और नहीं तो हम होने नहीं देंगे। स्मार्ट सिटी भी पहले वहाँ खोज के निकालो और उसको 40% पहले दो, और नहीं तो विस्थापित को, आपका अधिकार है, विस्थापित को वापस कर दो जमीन। उपयोग नहीं किया, आप आंदोलन करेंगे अगर जरूरत पड़े? छेड़ा हुआ है इसीलिए तो किया नगरी में, हम तो नया नहीं है ना। फिर बोकारो भी करने जा रहा है, वहाँ भी 34,000 एकड़ को अधिग्रहण हुआ और 7,000 एकड़ में ही प्लांट बना, बाकी जमीन ऐसे ही पड़ा हुआ ना। 60-70 साल हो गया विस्थापित को, ना नौकरी ना कॉम्पनसेशन। क्या कहता है राज्य सरकार के? इतना भी आपका ईमानदारी नहीं है। उस जमीन, आपका भूमि अधिग्रहण अधिनियम क्या कहता है? आप उपयोग नहीं करते तो जमीनदाता को लौटा दो। आप उस जमीन का, आपने आप भी जमीन का दलाली कीजिएगा का, राज्य सरकार भी? अरे स्मार्ट सिटी बनाओ तो वहाँ का गांव जो विस्थापित है उसको स्मार्ट गांव बनाओ। स्मार्ट गांव बनाओ। खोज के निकाल के कहाँ गया वो?
अब स्मार्ट सिटी किसके लिए आप बना रहे हैं? जिसका 50 करोड़ 1 करोड़ का टर्नओवर, उसके लिए तो आप तो स्मार्ट सिटी बना रहे हो ना। तो वो जमीन जो दिया था देश का विकास के नाम पर, वो क्या गौण हो जाएगा क्या? इसीलिए यहाँ का झारखंड जिस उद्देश्य से लिया गया था, वो उद्देश्य तो अधूरा हो गया, उद्देश्य से अभी हट चुका है। ठीक जी, है ना। इसीलिए हम जिस क्षेत्र से एमएलए बनते हैं, उस क्षेत्र में आज भी हम इचाकरकाई डैम को बनने नहीं दिया। जो 84 गांव डूबने जा रहा था, इचाकरकाई डैम, और आज भी हम बनने नहीं दिया हूँ। जहाँ हम नेतृत्व किया है वहाँ सफल हुआ है, आज भी नहीं बनने दिया। चांडिल डैम बन गया, हम इचाकरकाई डैम में हमने रुकवा दिया। हम 84 गांव शेड्यूल एरिया में हम डूबने नहीं देंगे। मिसाल है, वहाँ भी राज्य सरकार शिलान्यास करने के लिए हजारों फोर्स दिया था, लेकिन हम बोला 84 गांव इस शेड्यूल आदिवासी शेड्यूल एरिया का गांव डूबने नहीं देंगे। आज भी हम बचा कर रखा है। इसीलिए ये जो सरकार अभी चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, किस सोच से चल रहा है, ठीक है, सोच से पारे हैं हम। ठीक है दादा, ये अभी आप हाल में दिल्ली भी गए थे और डिलिस्टिंग को लेके भी एक तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने एक हवा छेड़ दी है, और अब तो पूरे देश में एक नए सिरे से बहस शुरू हो गई है कि भाई जो आदिवासी हैं और जिन्होंने ईसाई धर्म को जो है वो अपना लिया है, उन्हें या तो रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए, है ना, या फिर ये इधर रहें या वो उधर रहें, वो बीच में नहीं रह सकते हैं। मैं आपका सीधे सीधे टेक जानना चाहता हूं, और आज के चंपई सोरेन का टेक जानना चाहता हूं, क्योंकि जब आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे तब इस मसले पे हो सकता है कि आपकी बाध्यता रही होगी, लेकिन आज चंपई दा क्या सोचते हैं? क्या डिलिस्टिंग का मुद्दा बिल्कुल सही है और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बहुत कुछ विचार विमर्श कर रही है? देखिए, हमने दल बदलने के बाद दुए मुद्दा पर हमारा था फोकस, डेमोग्राफी या धर्मांतरण। हमने कोई धर्म का विरोधी हम नहीं है। आप जिस धर्म में पैदा हुआ, जिस समाज में पैदा हुआ, अच्छा से आप मने अच्छा से रहिए। लेकिन जो जहाँ पर उसको उसका परंपरा, उसका ट्रेडिशनल को समाप्त मत करो। सहयोग करते हो तो उसको बचाने के लिए सहयोग करो, उसको धर्मांतरण के रूप में दूसरा ये में मत लेके आओ। एक दिन नहीं तो यहाँ का आदिवासी विदेशी धर्म यहाँ पर हावी हो जाएगा। आज जो वर्षों हजारों वर्षों से हमारा पूर्वजों ने बलिदान दिया है, इस जल जंगल जमीन और पेड़ के नीचे बैठ कर के पूजा, देवी देवता को प्रार्थना करना, और जो रूढ़ी जन प्रथा, इसके लिए इतना बलिदान हुआ है, इसको चेंज मत करो। तो आप अमित शाह से मिले थे तो ये सब बात बताए थे कि झारखंड में बड़े स्तर पे धर्मांतरण हो रहा है, क्योंकि आप लोग तो लगातार राज्य में ये मुद्दा उठाते रहे? मेरा विचार तो जब शुरू से हमने मुखर होकर बोलते आया है जी, नहीं तो एक दिन यहाँ सब खत्म हो जाएगा, सरना स्थल मिट जाएगा, जहर धन मिट जाएगा, हमारा स्क्रिप्ट भी मिट जाएगा ओलची की। क्या चाहता है? अरे जो मनुष्य जीवन में जिस समुदाय में जिस परिवेश में है, जो उनका ट्रेडिशनल है, परंपरा है, उसको उससे काहे आप इधर उधर कर रहे हो? लेकिन
जो विपक्ष में वो तो कहते हैं भाई कि अगर मेरी इच्छा है कि भाई अब हमको मुसलमान बनना है, अगर वो एक तर्क देते हैं कि अगर हमको मान लीजिए कि धर्मांतरण का अधिकार तो संवैधानिक अधिकार है मेरा, हम धर्म अपना परिवर्तन कर लें, हम किसी भी धर्म को माने, इसमें किसी को क्या लेना देना। तो अगर वे आदिवासी से ईसाई बन रहे हैं तो उसमें आप लोग को क्यों तकलीफ है, ये उनका सवाल। भाई ठीक है, जिसका इच्छा चल गया चलने दीजिए। हाँ, लेकिन रिजर्वेशन छोड़ दीजिए। अब तो रिजर्वेशन छोड़ना ही होगा ना भाई। आपने सारा जीवन शैली आपने चेंज कर दिया, यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का रीति रिवाज को आपको पसंद नहीं आया। आप उस जगह में जाके आपको बिना हल चला के आपको अनाज मिलता है तो आप रहिए ना, आपको कौन आपको रोक रहा है। लेकिन अब इधर रिजर्वेशन तो मत लो, इधर का जब लेने का समय इधर सुविधा, आज सुविधा लेने के बाद फिर अब उधर, तो आप तो ये बहुत हम देख रहे हैं कमेंट्स आ रहा है, दो भाई एक माँ, ये माँ पिताजी है ना, दो संतान हुआ, एक चल गया दूसरा है वो कोट टाई पहन रहा है, और एक जो इधर रह गया है वो हल जोत रहा है। समझ लेना। तो वो यहाँ का जीवन शैली, यहाँ का परंपरा को छोड़ दिया, रीति रिवाज चल दिया। हम बोलेगा हम हमारा ये भाई से नहीं रहेंगे, हम दूसरा से रहेंगे। वो जानते हैं क्रिश्चियन में कोई जाति नहीं है, तो वहाँ तो सब जाति जाके मिला हुआ है। यहाँ तो ऐसे नहीं चलता है ना, यहाँ बहुत अलग रीति रिवाज है। पत्नी को खोजने के जाइएगा तो आपका गोत्रों का नहीं होना चाहिए, नहीं तो शादी नहीं होगा, ये नियम है। हम सोरेन है तो सोरेन से शादी नहीं हो सकता है, एक गोत्रों से एक गोत्र शादी नहीं होता, बहुत कुछ यहाँ तो नियम है, ये पालन करना है। और वहाँ तो कुछ नहीं है, दो लड़का लड़की होगा शादी हो जा। यहाँ तो बहुत कुछ है, सामाजिक बंधन है, सामाजिक व्यवस्था है। भाई हम तो आप चल गए, अच्छा है, रहिए, अच्छा से रहिए। कोई महिला भी दूसरा जगह में शादी होगा, जिसका समय चल गया, पति के नाम से उसका जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए ना, क्योंकि उनका जितना ही बच्चा वही समझ के ही होगा ना, है ना। लेकिन ये सरकार तो वो भी नहीं देख रहा है, पूरा संताल बना उसी तरह चल रहा है। ये आदिवासी जो हमारा पूर्वजों का जो हजारों साल से जो बलिदान हुआ है, ये लोग मिटाने चाह रहा है उस इतिहास के पन्नों को। आपको लगता है कि हेमंत सोरेन को एक स्टैंड लेना चाहिए कि भाई हमको उसको कहे सुझाव देंगे? अब 7 साल 8 साल से सत्ता चला रहा है तो उसको तो होना चाहिए, उसको क्या सुझाव देंगे? ठीक बात। अब हम थोड़ा सा आपके पार्टी में बात कर लेते हैं। दादा, दो अलग अलग झगड़े, ये आखिरी सवाल है, दो अलग अलग झगड़े देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी, आप बड़े कद्दावर नेता हैं, बाबूलाल मरांडी जी हैं, रघुवर दास जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, मधु कोड़ा जी भी हैं, इतने मुख्यमंत्रियों की, पूर्व मुख्यमंत्रियों की पार्टी है। लेकिन आपकी पार्टी में, आपकी पार्टी को लेकर जब तस्वीरें आती हैं धनबाद से, तब वहाँ ढुल्लू महतो वर्सेस संजीव सिंह वर्सेस रागिनी सिंह की लड़ाई देखने को मिल रही है। सड़कों पर कार्यकर्ता जो हैं एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। थोड़ा उधर आगे बढ़िए तो हजारीबाग से तस्वीरें आती हैं कि मनीष जायसवाल और प्रदीप प्रसाद जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। हालांकि अब उनके दोस्ती की को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। मतलब या तो पार्टी विद अ डिफरेंस का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी, देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहने वाली पार्टी, अब वो आपसी झगड़े में दिख रही है और सिर्फ फुटबॉल की तस्वीरें जो हैं वो सार्वजनिक हो रही हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा पार्टी है, थोड़ा बहुत होते रहता है, उसको कोई पकड़ना नहीं चाहिए, होते रहता है ये सब, है ना। ये सब बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा परिवार है, जॉइंट परिवार में होता है ना। मान लीजिए कोई गांव में 4 भाई हैं, चारों भाई एक ही जगह रहते हैं,
एक ही जगह खाना बनते हैं, है ना, थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन बड़ा भाई अरे क्या हो रहा है रे, हाँ नहीं हमको सब्जी ठीक से नहीं दिया, वो सब्जी बना था लेकिन हमारे लिए कम रखा, उधर ज़्यादा ले लिया, होता है ये सब। उसी तरह का थोड़ा बहुत होते रहता है, ये सब में कोई मुद्दा नहीं है। घर के बर्तन है बचते घर रहे। के बर्तन थोड़ा टच उच होते रहता है, लेकिन आवाज़ बंद हो जाता है बाद में। लोग कहते हैं कि अनुभव बोलता है। जिस दो बड़ी गृहयुद्ध की घटनाओं को लेकर लगातार खबरें चल रही थी, अखबार के पन्ने पटे पड़े थे, मसलन की धनबाद का मसला हो या फिर हजारीबाग का, सोशल मीडिया पर हर तरफ तस्वीरें वायरल थी कि देखिए भाई संजीव सिंह वर्सेस रागिनी सिंह वर्सेस ढुल्लू महतो, या फिर हजारीबाग में प्रदीप प्रसाद वर्सेस मनीष जायसवाल की लड़ाइयाँ चल रही हैं, बीजेपी में ये सब कुछ क्या हो रहा है। इतने ज़रूरी सवाल पर चंपईदा ने महज एक शब्द में, एक लाइन में इसका जवाब दे दिया कि भाई बड़े घर हैं और घर में बर्तन हो तो बर्तन बचते रहते हैं। हमने आज इस इंटरव्यू में बहुत मसलों पर बातचीत की, मसलन कि गृहमंत्री अमित शाह ने जो कमेटी, हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जो अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उसको लेकर हमने बातचीत की, साथ ही सरकार के कामकाज को लेकर बातचीत की है, धर्मांतरण को लेकर बातचीत हुई है। आप इस बातचीत से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, चंपईदा के जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। शुक्रिया।